कोई इधर करना पड़ेगा। हाँ चलो भाई, अगला टॉपिक है हमारे पास स्वतः विखंडन। देखो मतलब क्या है स्वतः विखंडन का। स्पॉन्टेनियस फिजन। देखो स्वतः विखंडन का सीधा सा मतलब है, अगर नाभिकीय अभिक्रिया यदि कोई भारी नाभिक बिना किसी बाह्य नाभिक बाह्य कण की टक्कर के हल्के नाभिकों में विखंडित हो जाए। अगर ऐसा हो कि कोई हैवी न्यूक्लियस बिना किसी बाह्य कण की टक्कर के क्या हो जाए, हल्के नाभिकों में विखंडित हो जाए, तो उसे क्या कहेंगे अपन? स्वतः विखंडन कहेंगे। मतलब स्पॉन्टेनियस फिजन है, वो खुद से विखंडन हो रहा है, अपन ने बाहर से किसी कण की टक्कर नहीं की। जैसे पहले तो अपन क्या कर रहे थे, नाइट्रोजन की टक्कर करा रहे थे। अगर उसमें बाहरी कण की टक्कर की रिक्वायरमेंट ना पड़े तो वो क्या होगा? वो स्वतः विखंडन होगा। ठीक है, अब अपना काम क्या है? स्वतः विखंडन के लिए आवश्यक शर्त ढूंढने का काम है कि कब होगा स्वतः विखंडन। अपन क्या करते हैं, अपन मान लेते हैं, माना एक परमाणु है हमारे पास ZXA। ठीक है, ये ZXA परमाणु से क्या हुआ, या ZXA नाभिक विखंडित होके स्वतः विखंडन करके दो नाभिकों में कन्वर्ट हो गया। एक नाभिक बना X1, इसका एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक Z1 और परमाणु भार A1 एटॉमिक वेट। ऐसा ही दूसरा परमाणु X2 Z2 A2। ठीक है, यदि ऐसा हो, या फिर अगर अपन ऐसे बात करें, सममित विखंडन के लिए सममित विखंडन के लिए क्या होता है? A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A/2। ठीक, चलो, और Z1 इक्वल टू Z2 इक्वल टू Z/2। दोनों अपन ने क्या किया, सममित विखंडन मान लिया कि ये इस पार्टिकल से जो दो बनने वाले नाभिक हैं वो दोनों कैसे होते हैं? एक समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। अगर ये एक जैसे होंगे तो A1 इक्वल टू A2, इसका मतलब A1 और A2 के वैल्यू A/2 के इक्वल और Z1 Z2 Z/2 के इक्वल होंगे। ठीक है, चलो दूसरी बात, एक और कंडीशन काम में आती है, वो क्या है? स्वतः विखंडन के लिए Q क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर Q का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब M इनिशियल माइनस M फाइनल ये ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, M इनिशियल का मतलब कितना है? देखो जरा, M AZ, ये M इनिशियल है, मतलब ऐसा परमाणु जिसका परमाणु भार A है, परमाणु क्रमांक Z है, उसका द्रव्यमान माइनस 2M A/2 और Z/2। ये हो गया Q का वैल्यू, और ये वैल्यू क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब अपन करेंगे क्या? अपन लगाएंगे सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला। क्या होता है जरा देखो, आओ, अपन ने पहली यूनिट में पढ़ा है, आ जाओ जरा। सामी आणविक द्रव्यमान सूत्र M
ए जेड क्या होता था, जेड एम एच प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस ई बी, यही होता था। और हमारे पास ईवी का मतलब बाइंडिंग एनर्जी, और इस बंधन ऊर्जा में 5 पार्ट होते थे अपने पास। जरा अपन क्या करते हैं, एक बार वही सेमी इंपेरिकल मास फार्मूला लिख लेते हैं, फिर उससे आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो जरा आप भाई क्या मतलब है सब। एम ए जेड इक्वल टू जेड एम एच प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस ए वी ए प्लस ए एस ए की पावर 2/3 प्लस ए सी जेड जेड माइनस 1 ए की पावर माइनस के 1/3 प्लस ए एसिमेट्रिक के बारे में बात हुई थी हमारी, ए माइनस 2 जेड का स्क्वायर ए इनवर्स प्लस ए पी ए की पावर माइनस के 3/4। ये एम ए जेड का वैल्यू हो गया। अगर मान लो अपन को एम a/2 और z/2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो अपन उसको कैसे निकालेंगे, z/2 एम एच प्लस a/2 माइनस z/2 एम एन माइनस ए वी a/2 प्लस ए एस a/2 की पावर 2/3 प्लस ए सी z/2 z/2 माइनस 1 और a/2 की पावर माइनस के 1/3 प्लस a/2 माइनस जेड का स्क्वायर और a/2 का इनवर्स प्लस जेड की जगह z/2 रखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल कर दिया है हमने, और a/2 की पावर माइनस की 3/4, और ये वैल्यू अपन इस फॉर्मूले में रखेंगे। ठीक है सर, चलो जरा देखो एक बार की, फिर अपन आगे बात करते हैं। अरे भैया, ये हाफ का मतलब ये है, हमने माना है कि ये जो जेड एक्स से जो नाभिक है वो दो नाभिकों में स्वतः विखंडित हो गया है। और स्वतः विखंडन में अपन ने एक कंडीशन यूज की है, सममित विखंडन, मीन्स स्पॉन्टेनियस समीशन, मतलब बराबर बराबर के पार्टों में विखंडित हुआ है। मतलब a1 और a2 के वैल्यू a/2 और z1 z2 के वैल्यू z/2। इसका मतलब इससे जो दो नाभिक बने वो दोनों नाभिक एक जैसे हैं, यह है इसका मतलब। तभी तो अपन ने a1 a2 को a/2, और तभी अपन ने ये लिखा कि ऐसे दो पार्टिकल बने, एक तो a/2 z/2 बने, a1 और a2 वाले। a1 और a2 का दोनों का वैल्यू क्या है, a/2 ही तो है, और z1 z2 का वैल्यू क्या है, z/2। इसका मतलब ये दोनों एक जैसे बने हैं। तो हमने क्या कर दिया, दो का इंटू कर लिया, बस द्रव्यमान इसका द्रव्यमान इसका द्रव्यमान, दोनों को जोड़ दिया अपन ने, डबल हो गया। ठीक है, चलो बताओ आगे बात करें, जरा कमेंट दिखाओ तो सही, बोलो। अच्छा चलो आगे डिस्कस करते हैं अपन।
अब जरा देखो, अब अपना काम क्या है, Q इक्वल टू एम ए जेड माइनस 2m a बाई 2 जेड बाई 2। अच्छा देखो, ये जेड बाई 2 एम एच है, अगर इसका 2 से इंटू होगा माइनस में आएगा तो ये पार्ट तो इस वाले पार्ट से कैंसिल ही हो जाएगा ना भाई। इंटू 2 का करोगे तो जेड एम एच, ऐसे ही ये 2 है, इंटू 2 का करोगे तो ये वाला पार्ट भी कैंसिल। इधर इसको 2 से इंटू करोगे तो ये वाला पार्ट इससे कैंसिल, लेकिन इसको 2 से इंटू करोगे तो ये वाला पार्ट कैंसिल नहीं होगा, क्योंकि a बाई 2 की पावर 2/3 भी तो है अपने पास। ये बात, चलो इसका मतलब ये जो टर्म बनेगी अपने पास ऐसे नहीं बनेगी कुछ, as a की पावर 2/3 माइनस 2 as a बाई 2 की पावर 2/3 नहीं बनेगी। इस वाली टर्म की बात कर रहा हूं, ये इसमें इस वाली टर्म में तो 2 का इंटू करना पड़ेगा ना अपन को, यही तो लिखा है अपन ने। अरे इसमें 2 का इंटू करो तो जेड एम एच आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इसमें 2 का इंटू करो तो ये हट जाएगा। इसमें 2 का इंटू करो तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए भी है और ये भी आएगा। ये माइनस के आएंगे, माइनस के आएंगे तो सबके साइन चेंज होते चले जाएंगे। इसमें क्या बनेगा, इंटू 2 करो तो 2 इंटू ए एस ए बाई 2 की पावर 2/3, और इधर ऊपर क्या है, ए एस ए की पावर 2/3। इसमें से क्या बचेगा देखो जरा, ए एस आएगा ए की पावर 2/3 भी आएगा, तो ये क्या आएगा 1 माइनस 2 अपॉन 2 की पावर 2/3, नहीं आएगा। यही तो आएगा। हाँ जरा थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लो, 2 की पावर 2/3 इधर 1 है तो 1 माइनस 2/3 करोगे तो 1/3 बन जाएगा, 2 की पावर 1/3। मैं इसको इस तरीके से लिखना चाहता हूं, ऐसे ही। अच्छा चलो जैसे आगे चलो, ये z/2 माइनस 1 ये भी सॉल्व होके नहीं आएगा। इसका मतलब और सारी टर्म तो ऐसी ही बन जाएंगी। ये जो 2 टर्म है, एक तो as वाली टर्म और एक ac वाली टर्म, ये दोनों टर्मों में थोड़ा सा अंतर आएगा, और वो अंतर लिखने का तरीका क्या होगा, q इक्वल टू, जैसे ये सॉल्व होके आएगा, ये 1 माइनस 2 की पावर 1/3 as a की पावर 2/3 है ना, इसको मैं उल्टा लिख दूं, ऐसे लिख दूं माइनस के 2 की पावर 1/3 माइनस 1 as a की पावर 2/3। क्या दिक्कत है, माइनस कॉमन ले लिया इसमें से, वापस कर दो, ये माइनस का हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, वही तो बन जाएगा। चलो देखो जरा, इसलिए q इक्वल टू a की पावर 2/3, या इसको थोड़ा सा माइनस के as 2 की पावर 1/3 माइनस 1 a की पावर 1/3 प्लस ac 1 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 1/3 जेड स्क्वायर अपॉन ए की पावर 1/3 प्लस शेष पद, क्योंकि अपने काम के जो 2 पद हैं वो क्या है, एक तो पृष्ठीय ऊर्जा का पद है और एक कूलाम ऊर्जा का पद है, ये दोनों ही अपने काम के हैं बस। और इसको जब थोड़ा सा और मॉडिफाई करो, q इक्वल टू a की पावर 2/3 माइनस के 0.26 as प्लस 0.37 ac जेड स्क्वायर अपॉन ए, ये टर्म आएगी। a की पावर 2/3 करो, ये है तो a की पावर 1/3 अपॉन ये, इस पूरे पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया है। ये 1 माइनस 1 अपॉन 2/3 को सॉल्व किया तो ये वैल्यू आया, और ये 2 की पावर 1/3 माइनस 1 को सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गया। ठीक है, अब देखो जरा, अब अपन एक बात कह रहे हैं, चूंकि स्वतः विखंडन के लिए Q ग्रेटर देन है 0 से, सही बात है भाई, स्वतः विखंडन होगा तो Q का वैल्यू 0 से ज्यादा चाहिए। अगर Q का वैल्यू 0 से ज्यादा चाहिए तो इसका मतलब ये हो गया कि a की पावर 2/3
माइनस के 0.26 AS प्लस 0.37 AC जेड स्क्वायर अपॉन ए ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अपने पास AS का वैल्यू होता है 13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और AC का वैल्यू होता है 0.595 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पॉइंट 595 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये सारा वैल्यू जब रखोगे सॉल्व करोगे, जेड स्क्वायर अपॉन ए का जो वैल्यू आता है वो ग्रेटर देन आता है 15 से। और ये है अपने पास स्वतः विखंडन की शर्त, जेड स्क्वायर अपॉन ए का वैल्यू 15 से ज्यादा होना चाहिए, यह स्वतः विखंडन की शर्त है। ठीक है, अच्छा देखो, लेकिन एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि जेड स्क्वायर अपॉन ए ग्रेटर देन 15 पर मानते हैं कि स्वतः विखंडन हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक जो पार्टिकल होता है यूरेनियम 238, इस यूरेनियम 238 के लिए जेड स्क्वायर अपॉन ए का वैल्यू ग्रेटर देन आता है 35.6 से। अगर 35.6 से आता है तो इसके जो स्वतः विखंडन का मतलब, इसके स्वतः विखंडन की अर्ध आयु लगभग 10 की घात 16 वर्ष होती है। इसका मतलब बहुत लंबा टाइम हो गया, 10 की घात 16 वर्ष तो बहुत ज्यादा हो गया, 10 टू द पावर 16 ईयर, इतना ज्यादा टाइम होता है। इसका मतलब ये जो शर्त है स्वतः विखंडन की, ये ज्यादा ठीक नहीं है। तो इसके आगे अपन एक और पार्ट पढ़ेंगे कि ये जो स्वतः विखंडन को अवरोधित कर रही है जो शर्त, वो एक विभव रोधिका बन जाती है यहाँ नाभिक में, और उस विभव रोधिका के बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे, और वो सारी बातें कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।